चैप्टर 25। कॉलेज से डिग्री प्राप्त हो जाने के बाद के आडम्स अपने न्यूयॉर्क हैम्पशायर के एक स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगी। माइकेल के गायब होने के पहले 6 महीने तक वह हर सप्ताह उसकी मां को टेलीफोन करके उसके बारे में पूछती रही। मिसेज कार्लोन बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से बोलती थी और अंत में हमेशा यह अवश्य कहती थी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम माइकेल को भूल जाओ और अपने लिए कोई अच्छा सा पति तलाश कर लो। कि उसकी इस बात का बुरा नहीं मानती थी। वह जानती थी कि मी केवल विकट स्थिति में फंसी युवा लड़की के भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त कर रही होती थी। पहली बार स्कूल की छुट्टियां हुई तो उसने कुछ कपड़े खरीदने के लिए और कॉलेज के समय की अपनी कुछ सहेलियों से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाने का निर्णय किया। उसका विचार न्यूयॉर्क में कोई अधिक मनपसंद नौकरी तलाश करने का भी था। लगभग 2 सालों से वह एकदम एकाकी जिंदगी गुजार रही थी। वह अध्ययन करती रहती थी या अध्यापन करती रहती थी। वह कहीं बाहर भी नहीं जाती थी। डेट पर तो वह कतई नहीं जाती थी। और अब तो उसने लॉन्ग बीच फोन करना भी बंद कर दिया था। लेकिन वह जानती थी कि वह सिलसिला चलने वाला नहीं था, क्योंकि अब वह चिड़चिड़ाने लगी थी और उदास रहने लगी थी। लेकिन उसे हमेशा विश्वास रहता था कि माइकेल उसे पत्र अवश्य लिखेगा या उसे किसी प्रकार संदेश भेजेगा। लेकिन उसे इस बात की बड़ी निराशा हुई थी कि उसने ऐसा कभी किया नहीं था। वह ये सोचकर उदास हो जाती थी कि माइकेल को उसका भी विश्वास नहीं था। उसने सुबह की ट्रेन पकड़ी थी और वह दोपहर को न्यूयॉर्क के होटल में पहुंच गई थी। उसकी सहेलियां नौकरी करती थीं। वह उन्हें नौकरी के समय में परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने रात को उनसे संपर्क करने का निश्चय किया। ट्रेन की यात्रा ने उसे इतना थका दिया था कि खरीदारी करने जाने का ख्याल उसने छोड़ दिया। वह याद कर रही थी कि कितनी बार उसने और माइकेल ने आनंद प्राप्ति के लिए होटल के कमरों को उपयोग किया था। वह सब याद करके उसका मन और भी उदास हो गया। अपनी उन्हीं यादों के कारण वे उसे लॉन्ग बीच टेलीफोन करके माइकेल की मां से बात करने का ध्यान आया। फोन पर एक न्यूयॉर्क के इलाके के विशिष्ट लहजे वाली मोटी मर्दानी आवाज सुनाई दी। कि ने कहा कि मिसेज कार्लोन से बात करना चाहती थी। कुछ क्षण खामोशी रही और फिर एक स्त्री स्वर ने उससे पूछा कि वह कौन बोल रही थी। कि अब तनिक सकपका गई, मैं के आडम्स बोल रही हूँ, मिसेज कार्लोन। वह बोली, शायद आप मुझे भूल गई मालूम होती हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं भूली हूँ। मिसेज कार्लोन बोली, क्या बात है, अब तुम कभी फोन नहीं करती हो, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, के बोली, मैं जरा व्यस्त रही थी। उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि मिसेज कार्लोन उससे फोन बंद कर देने पर नाराज थी। माइकेल को कोई सूचना मिली? वह ठीक तो है। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर कार्लोन का तीव्र स्वर सुनाई दिया, माइकेल घर आ गया है। उसने तुम्हें फोन नहीं किया? वह तुमसे नहीं मिला? के का दिल बैठने लगा। उसका जी चाहा कि वह जोर जोर से रोने लगे। जब वह बोली तो उसको आवाज कँपा रही थी, कब से घर आया हुआ है? मिसेज कार्लोन बोली, 6 महीने हो गए हैं। ओह, वह बोली। उसे यह जानकर बड़ी शर्म आई कि मी को मालूम था कि माइकेल ने उसके साथ ऐसा लापरवाही का व्यवहार किया था। फिर क्रोधित हो उठी। उसे माइकेल पर क्रोध आने लगा, उसे उसकी पौ पर गुस्सा आने लगा, उसे सारे विदेशियों पर क्रोध आने लगा। इन इटालियनों ने तो इतनी इंसानियत नहीं थी कि यदि प्रेम संबंध बिगड़ भी गए थे तो कम से कम औपचारिकता के लिए मित्रता का दिखावा ही कर ले। यदि वो उसे उसके पहलू में नहीं भी देखना चाहता, यदि वो उससे शादी नहीं भी करना चाहता था, तो क्या उसे ये भी नहीं मालूम था कि एक मित्र के रूप में तो वह उसके प्रति चिंतित होगी? क्या उसने उसे भी कोई वैसी सीधी सादी इटालियन लड़की समझ लिया था जो अपना कौमार्य किसी को भेंट चढ़ा देने के बाद निष्कासित कर दिए जाने पर आत्महत्या कर लेती या कोई हंगामा खड़ा कर देती? लेकिन उसने अपने स्वर को संतुलित रखा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, वह बोली, जानकर खुशी हुई कि माइकेल घर लौट आया है और ठीक ठाक है। मैं कभी जानना ही चाहती थी। मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। मिसेज कार्लोन को टेलीफोन पर में आवाज आई जैसे कि ने जो कुछ कहा था उसने उसका एक शब्द भी नहीं सुना था। तुम माइकेल से मिलना चाहती हो? तुम यहाँ आ जाओ। वह आश्चर्यचकित हो जाएगा।
तुम एक टैक्सी में बैठकर आ जाओ और गेट पर खड़े आदमी को कह देना कि वह टैक्सी का किराया दे दे। तुम टैक्सी वाले को कह देना कि उसे मीटर से 2 गुना किराया मिलेगा, नहीं तो वह इतनी दूर लॉन्ग बीच तक आएगा नहीं। लेकिन किराया तुम मत देना, वह गेट पर खड़ा मेरे पति का आदमी देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मिसेज कार्लोन के धीमे स्वर में बोली। अगर माइकेल को मुझे मिलना होता तो वह कब का मेरे घर फोन कर चुका होता। स्पष्ट है कि वह हमारे संबंध को फिर से प्रारंभ नहीं करना चाहता। मिसेज कार्लोन झट से बोली, तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हारा शरीर खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क अच्छा नहीं है। वह हंसी, तुम मुझसे मिलने यहाँ आ जाओ, माइकेल से नहीं। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम अभी यहाँ पहुँचो और टैक्सी का किराया मत देना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मिसेज कार्लोन ने रिसीवर रख दिया था। वह लॉन्ग बीच जाने के लिए तैयार हो गई। जिस टैक्सी को उसने रोका उसके ड्राइवर ने लॉन्ग बीच जाने के लिए हाँ नहीं किया जब तक कि ने मीटर से 2 गुना किराया देने का वादा न किया। लॉन्ग बीच तक 1 घंटे का सफ़र था और उसके पिछली बार वहां आने तक में लॉन्ग बीच में कई परिवर्तन आ गए थे। अब चारों तरफ कंटीली तारों की बाड़ लगी हुई थी और माल के प्रवेश के रास्ते में लोहे का बहुत बड़ा गेट बना था। लाल पैंट सफ़ेद कमीज जैकेट पहने एक आदमी गेट से बाहर निकला। उसने मीटर देखकर ड्राइवर को कुछ नोट दिए कि टैक्सी से निकली और माल को पार करके बीच के मकान की तरफ बढ़ी। मिसेज कार्लोन ने स्वयं दरवाजा खोला और इतने प्यार से गला लगाकर के का स्वागत किया कि हैरान रह गई। फिर उसने बड़े प्रशंसात्मक ढंग से के को देखा, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। वह बोली, मेरे लड़के मूर्ख हैं। उसने के को दरवाजे के भीतर खींच लिया और उसे रसोई में ले गई। वहाँ एक थाली में खाने का सामान पहले से ही सजा रखा था और स्टोव पर कॉफ़ी बन रही थी। माइकेल अभी आने वाला है, वह बोली, तुम्हें देखकर उसे बहुत आश्चर्य होगा। दोनों बैठ गए। वृद्धा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया और बड़ी उत्सुकता से उससे कई प्रश्न पूछे। उसे बहुत खुशी हुई थी कि स्कूल टीचर थी। वह न्यूयॉर्क से अपनी सहेलियों से मिलने आई थी और वह सिर्फ 24 वर्ष की थी। वह यूं सहमति से सिर हिला रही थी जैसे कि उसकी तमाम उम्मीदों पर खरी उतर रही थी। कि इतनी नर्वस हो गई थी कि वह अपनी तरफ से और कुछ भी कहे बिना केवल प्रश्नों का उत्तर देती रही। कि ने माइकेल को रसोई की खिड़की से देखा। घर के सामने एक कार आकर रुकी और 2 और आदमी उससे बाहर निकले। उनके पीछे माइकेल निकला। वह दोनों आदमियों में से एक से बात करने के लिए सीधा हुआ। कि को उसके चेहरे का बायां भाग दिखाई दिया। वह एक ऐसी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह टूटा और पिचका हुआ था जिसे किसी बच्चे ने शराब से ठोकर मारकर तोड़ दिया हो। ये बड़ी विचित्र बात थी कि उससे उसकी आंखों की सुंदरता नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन के की आंखों में आंसू छलक आए थे। उसने उसे एकदम एक सफ़ेद रुमाल अपनी नाक के नीचे लगाते देखा। फिर वह घूमा और घर में प्रवेश कर गया। उसे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने रसोई की तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनी। वह अपनी माँ के और के सामने खड़ा था। वह बहुत गंभीर लग रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट उसके चेहरे के उसी भाग में दिखाई दी जो विकृत नहीं था। कि शायद बड़े सर्द अंदाज में केवल हेलो कैसे हो कहने का इरादा किए हुए थी। एकाएक अपने स्थान से उठी और भागकर बाहों में समा गई। माइकेल ने उसके आंसुओं से गोल गाल पर चुंबन अंकित किया और उसे तब तक थामे रहा जब तक कि ने रोना बंद न कर दिया। फिर वह उसे अपने साथ बाहर अपनी कार तक ले आया। उसने अपने अंगरक्षक को अपने से दूर अलग रहने का संकेत दिया और उसे कार में बिठाकर वहां से बाहर चला गया। कि रुमाल से अपने आंसुओं से घुल गए अपने मेकअप को ठीक करने लगी। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, कि बोली, दरअसल मुझे किसी ने बताया नहीं था कि उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह घायल किया। माइकेल हंसा। उसने अपने चेहरे के विकृत भाग को स्पर्श किया। तुम इसकी बात कर रही हो? ये कुछ भी नहीं है, बस जरा सा कोई विकार पैदा हो गया है। लेकिन अब तो मैं घर लौट आया हूँ। अब मैं इसकी चिकित्सा करवा लूँगा। मैं तुम्हें पत्र आदि न लिख सका, माइकेल बोला, और कोई बात होने से पहले ये समझ लो तुम। ओ के, उसने कहा, नगर में मेरे पास एक जगह है। माइकेल बोला,
वहाँ चलना ठीक होगा या किसी रेस्टोरेंट में चलकर कुछ और डिनर लें? मुझे भूख नहीं है, के ने कहा। थोड़ी देर दोनों शांत रहे। कार न्यूयॉर्क की तरफ दौड़ती रही। तुम्हें डिग्री मिल गई? माइकेल ने पूछा। हाँ, के बोली, अब मैं अपने ही नगर के एक स्कूल में पढ़ाती हैं। क्या वह आदमी पकड़ा गया है जिसने वास्तव में उस पुलिस वाले की हत्या कर दी थी? क्या इसी कारण तुम्हारा घर वापस लौटना संभव हो सका है? एक क्षण के लिए माइकेल ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, वह पकड़ा गया है। बहुत धीरे से बोला, न्यूयॉर्क के सारे अखबारों में वह समाचार प्रकाशित हुआ था। तुमने पढ़ा था इस बारे में? के को इस बात से बहुत संतुष्टि अनुभव हुई कि माइकेल ने यह नहीं कहा था कि वह हत्यारा था। वह हंसी। हमारे नगर में सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स आता है। वह बोली, वो खबर 89वें पृष्ठ पर कहीं छपी होगी। अगर मैंने वह खबर पढ़ी होती तो मैंने तुम्हारी माँ को अवश्य फोन कर दिया होता। वो कुछ देर रुकी और फिर बोली, अजीब बात है। जैसी बातें तुम्हारी माँ किया करती थी उससे तो मुझे लगभग विश्वास आ गया था कि तुम ही अपराधी हो। अभी भी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले हम कॉफ़ी पी रहे थे तो वह मुझे उस आदमी के बारे में बता रही थी जिसने स्वीकार किया था कि पुलिस वाले की हत्या उसने ही की थी। माइकेल बोला, शायद मेरी माँ का भी पहले यही विश्वास था। तुम्हारी अपनी माँ का? के ने पूछा। माइकेल ने कार को मिलेब्री स्ट्रीट के एक गराज में खड़ा कर दिया। गराज का मालिक उसका परिचित मालूम होता था। वह के को कोने वाली एक भूरे पत्थरों की बनी बिल्डिंग तक ले आया। माइकेल के पास मेन गेट की चाबी भी। भीतर जाकर के ने देखा कि वह किसी धनवान के घर की तरह बड़े ऐश्वर्यशाली ढंग से सजा हुआ था। माइकेल उसे ऊपर ले आया। वहाँ एक विशाल रसोई थी और बेडरूम था। बैठक के एक कोने में बार था। माइकेल ने दोनों के लिए जाम तैयार किए। दोनों एक सोफे पर बैठ गए। माइकेल धीरे से बोला, क्यों न बेडरूम में चलें? के ने अपने गिलास में से एक लंबा घूंट लिया और मुस्कराती हुई बोली, ठीक। के लिए बेडरूम में सहवास का आनंद पहले जैसा ही था। केवल इतना अंतर था कि माइकेल अब पहले की तरह कोई संकोच नहीं करता था और नम्रता से काम लेना जरूरी नहीं समझता था। लेकिन के ने कोई शिकायत न की। सब ठीक हो जाएगा उसने सोचा। पूरे 2 वर्ष बाद माइकेल के साथ सहवास करना उसे एकदम स्वाभाविक लग रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे वो उससे कभी दूर गया हो नहीं था। तुमने मुझ पत्र क्यों नहीं लिखा? मुझ पर विश्वास तो किया होता। वो उसके शरीर के साथ चिपकती हुई बोली, मैं भी चुप रहना सीख लेती। अपना मुंह बंद रखना हम लोगों को भी आता है। अंधेरे में माइकेल धीरे से हंसा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो कुछ हुआ था उसके बाद भी तुम मेरी प्रतीक्षा करोगी। के जल्दी से बोली, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि उन दोनों आदमियों की हत्या तुमने की थी। कभी कभी तुम्हारी माँ की बातें सुनने पर मेरा विश्वास बदल जाता था, लेकिन मेरा दिल इस बात को कभी नहीं मानता था। मैं तुम्हें खूब जानती है। उसे माइकेल की आह सुनाई दी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैंने किसी की हत्या की या नहीं की। वह बोला, ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। कि उसके स्वर की सर्दी से तनिक सन्नाटे में आ गई। वह बोली, तो तुम मुझे अब बता दो, तुमने हत्या की थी या नहीं की थी? माइकेल उठकर बैठ गया। उसने एक सिगरेट जलाई। अब मैं तुमसे कहूं कि मुझसे शादी कर लो तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले क्या मुझे तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर देना होगा? मुझे परवाह नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हैं, इसलिए मुझे किसी बात की परवाह नहीं। यदि तुम भी मुझे प्यार करते हो तो मेरे सामने सच्चाई देने में तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हें यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि मैं पुलिस को कुछ बता दूंगी। क्यों? इसका मतलब है कि वास्तव में तुम एक गैंगस्टर हो। नहीं, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि शायद तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। घर लौटकर तुमने मुझे फोन तक नहीं किया, के ने कहा। माइकेल न हंसा। उसकी आवाज में खोयापन सा लग रहा था। जानती हो, जब मैं घर लौटा था तो मैं अपने परिवार को देखकर, अपने माता पिता, बहन कोनी और टॉम को देखकर खुश नहीं हुआ था। घर आना अच्छा लगा था लेकिन मुझे कोई विशेष चिंता नहीं हुई थी।
फिर आज रात जब मैं घर लौटा और तुम्हें रसोई में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्या इसी का नाम प्यार है? मेरे लिए इतना ही काफी है, के ने कहा। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों एक दूसरे के आलिंगनबद्ध हो गए और एक दूसरे को चुंबन करने लगे। इस बार माइकेल ने बड़ी नम्रता से काम किया। वो उठा और बाहर से दोनों के लिए ड्रिंक ले आया। वो पलंग के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। अब सीरियस बात करो। वह बोला, मुझसे शादी करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? के मुस्कराए। उसने हाथ के संकेत से उसे बिस्तर पर आने के लिए कहा। माइकेल भी मुस्कुराया और बोला, सीरियस होकर बात करो। जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब मैं अपने पिता के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे अपने परिवार के जैतून के तेल के व्यवसाय को संभालने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन तुम जानती हो कि मेरे परिवार की अनेक लोगों से शत्रुता है। मेरे पिता के अनेक शत्रु हैं। संभव है तुम ऐसे में युवावस्था में ही विधवा हो जाओ। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इस बात की संभावना बहुत है। और मैं प्रतिदिन तुम्हें ये भी नहीं बता सकूंगा कि ऑफिस में क्या हुआ। तुम्हें मैं अपने व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मेरी पत्नी बनोगी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, तुम मेरी जिंदगी की पार्टनर नहीं बनोगी। कम से कम बराबर पार्टनर नहीं बनोगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। के बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने मेज पर रखे बड़े लैंप का स्विच ऑन कर दिया और फिर एक सिगरेट सुलगा लिया। वह तकिए के सहारे लेटकर धीरे से बोली, तुम मुझे ये बता रहे हो कि लोगों की हत्या के लिए तथा हत्या से संबंधित अनेक अपराधों के लिए तुम जिम्मेदार हो। और मैंने तुम्हारी जिंदगी के इस पक्ष के बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछना है, इस बारे में कुछ सोचना तक नहीं है मैंने। बिल्कुल उन भयानक फिल्मों की तरह जिनमें कोई राक्षस खूबसूरत लड़की से पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। माइकेल हंसा। उसने अपने चेहरे का विकृत भाग के की तरफ घुमाया। के जल्दी से बोली, माइक, इस बात की तरफ तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था। मैं कसम खाकर कहती है, मुझे मालूम है। माइकेल हंसता हुआ बोला, मुझे अपने टूटे जबड़े से कोई शिकायत नहीं सिवाय इसके कि इसके कारण मेरी नाक बहने लगती है। तुम मुझे सीरियस बात करने के लिए कह रहे हो? के आगे बढ़ी। यदि हमने विवाह कर लिया तो कैसी जिंदगी जीनी होगी मुझे? तुम्हारी माँ जैसी, एक इटालियन गृहिणी जैसी जिसका काम सिर्फ बच्चों को जन्म देना और घर की देखभाल करना होता है। और किसी दिन कुछ हो गया है तो संभव है किसी दिन तुम जेल में पहुंच जाओ। नहीं, ये संभव नहीं। माइकेल बोला, किसी दिन मेरी हत्या कर दी जाए, ये हो सकता है, लेकिन जेल भेज दिया जाऊं यह नहीं हो सकता। कि उसके आत्मविश्वास पर हंसी। उस हंसी में अभिमान और हास्य का अजीब सा मिश्रण था। लेकिन ऐसा कैसे कहते हो तुम? वह बोली। माइकेल ने आह भरी, यही वो बातें हैं जिनके बारे में मैं तुमसे बात नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता। कि बड़ी देर तक चुप बैठी रही। इतने महीने तो तुमने मुझसे बात तक नहीं की और अब तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? क्या मैं सहवास में इतनी अच्छी हैं? माइकेल ने गंभीरता से हाँ कहा। हाँ। वह बोला, लेकिन जब वह आनंद मुझे मुफ्त में मिल रहा है तो इसके लिए मैं तुमसे विवाह क्यों करूं? देखो, मुझे तुरंत तुम्हारा उत्तर नहीं चाहिए। हम दोनों मिलते रहेंगे। तुम अपने माँ बाप से भी बात कर लो। सुना है तुम्हारे पिता क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं। तुम उसकी भी सलाह कर लो। तुमसे मुझे यह नहीं बताया कि तुम क्यों मुझसे विवाह करना चाहते हो? के ने पूछा। माइकेल हाथ में रूमाल पकड़े रहा। ओ के, वह बोला, इस बार सही। तुम वह इकलौती शख्सियत हो जिससे मैंने कभी प्यार अनुभव किया है, जिसकी मैंने कभी परवाह की है। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो कुछ हुआ था, उसके बाद मैं समझता था कि तुम्हारी मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं रही होगी। ये सच है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिर सकता था, तुम्हें फंसा भी सकता था, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। अब मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें एक बात बताता हूँ, लेकिन उस बात को तुमने कभी दोहराना नहीं है, अपने पिता के सामने भी नहीं। यदि सब कुछ ठीक से चला तो आने वाले 5 वर्षों में कार्लोन परिवार में कोई बात गैर कानूनी नहीं रहेगी। लेकिन इस बात को संभव बनाने के लिए हमें कई मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। कभी यह भी स्थिति आ सकती है कि तुम विधवा हो जाओ। अब सुनो,
मैं तुम्हें किस लिए पाना चाहता हूँ? मैं तुमसे विवाह करना चाहता है इसलिए क्योंकि मैं तुमसे अपने बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर मेरा प्रभाव पड़े जैसे मुझ पर मेरे पिता का प्रभाव पड़ा था। मेरा मतलब यह नहीं कि मेरे पिता ने जानबूझकर मुझ पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की थी। ऐसा उसने कभी नहीं किया था। वह तो ये भी नहीं चाहता था कि मैं पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो जाऊं। वह तो चाहता था कि मैं प्रोफेसर या डॉक्टर या ऐसा ही कुछ बनूं। लेकिन हालात बिगड़ गए और मुझे अपने परिवार के लिए लड़ना पड़ा। मुझे इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि मैं अपने पिता को प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता का सेवक हूँ। अपने पिता से ज़्यादा सम्माननीय व्यक्ति मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। वह एक अच्छा पति था, अच्छा पिता था और उन लोगों का सच्चा शुभ चिंतक था जिनका जिंदगी में किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसकी जिंदगी का एक और भी पहलू है, उसकी संतान होने के कारण जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वह मेरे बच्चों के साथ भी हो। मैं चाहता हूँ कि उन पर अपनी माँ का तुम्हारा प्रभाव पड़े। मैं चाहता हूँ कि वे अमेरिकी बने। संबंध है वे या आगे उनके बच्चे राजनीति में कदम रखें। माइकेल हंसा, क्या पता उनमें से कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? कॉलेज के समय में इतिहास मेरा विषय था। हमने अमेरिका के राष्ट्रपतियों की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया था। उनमें से आधकतर के पिता दादा ऐसे से जो कि भाग्यवान थे कि उन्हें फांसी पर नहीं लटका दिया गया था। लेकिन मैं इतने से ही संतोष कर लूंगा कि मेरे बच्चे डॉक्टर या संगीतज्ञ या अध्यापक बन जाएं। पारिवारिक व्यवसाय में वे कभी नहीं पड़ेंगे। जब तक वे उस आयु तक पहुंचेंगे जब तक मैं रिटायर हो चुका होऊंगा और तब तुम और मैं किसी अमेरिकी गांव की सीधी सादी जिंदगी का हिस्सा बन चुके होंगे। प्रस्ताव के तौर यह सब तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा, लेकिन वो विधवा वाला अंश भूल गए तुम। उसकी अधिक संभावना नहीं है। वो तो मैंने तुम्हारे सामने कुछ अधिक सच्चाई दिखाई के लिए तुम्हें बता दिया है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम इस तरह के आदमी हो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। ये सब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें और सफाइयाँ नहीं देना चाहता। वास्तव में इन बातों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यदि हमारा विवाह हो गया तो हमारा जीवन में इन बातों का कोई संबंध होगा। कि ने इनकार में सिर हिलाया। तुम कैसे मुझसे विवाह कर सकते हो जबकि तुमने एक बार भी अपने मुंह से विवाह के लिए नहीं कहा? तुमने कहा तुम अपने पिता से प्यार करते हो, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा कि मुझसे प्यार करते हो। ऐसा तुम कह भी कैसे सकते हो जबकि तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं कि तुम अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण बातों का जिक्र मेरे सामने कर सको। जिस स्त्री पर तुम्हें विश्वास ही नहीं तुम उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकते हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ पर पूरा विश्वास करते हैं। यह मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरा पिता मेरी माँ को हर बात बताता है। फिर मेरे पिता का मेरी माँ पर विश्वास का एक कारण है। वह कारण यह नहीं है कि दोनों ने शादी की थी और वह मेरे पिता की पत्नी है। इसका कारण यह है कि मेरी माँ ने मेरे बाप के लिए 4 बच्चे ऐसे दिनों में पैदा किए थे जब बच्चे पैदा करना सुरक्षित काम नहीं था। उसने बच्चों को परवान चढ़ाया उनकी सुरक्षा की तब जबकि लोग मेरे पिता पर गोलियां बरसा रहे थे। मेरी माँ को पिता पर 100% आस्था थी। 40 वर्ष तक मेरी माँ की सारी वफादारी मेरे पिता के लिए रही। जब तुम इतना कुछ कर चुकोगी तो मैं तुम्हें वे बातें शायद बता दूंगा जो सचमुच तुम सुनना नहीं चाहती हो। क्या हमें माल पर ही रहना होगा? हाँ, लेकिन वहाँ हमारा अपना घर होगा। उसमें मेरे माँ बाप का कोई अवरोध नहीं होगा। हमारी जिंदगी केवल हमारी होगी। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें माल पर ही रहना होगा। क्योंकि माल के बाहर रहना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। कि जब माइकेल को जानती थी तब से पहली बार उसने माइकेल को क्रोधित होते देखा, लेकिन क्रोध ऐसा था कि वो उसकी आवाज़ या उसकी किसी हरकत से उसका पता नहीं चला। उसके क्रोध में कोई रक्त को ठंडा कर देने वाली बात थी और उसमें मौत की झलक थी। कि ने अनुभव किया कि यदि उसने माइकेल से शादी न करने का निर्णय किया तो यही उसका कारण होगा।
तुम आखिर में प्रकाशित बकवास से प्रभावित होती हो। वह बोला, मेरे पिता और कार्लोन परिवार के बारे में तुम्हारे विचार बहुत गलत हैं। मैं तुम्हें यह एक आखिरी सफाई दे रहा हूँ। मेरे पिता एक व्यापारी हैं जो अपनी पत्नी बच्चों का भरण पोषण करने को और उन लोगों के काम आने की कोशिश कर रहा है जो कभी उसकी मुसीबत की घड़ी में उसके काम आ सकते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं वो उसके नियमों को नहीं मानता क्योंकि वे नियम उसको ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो उस जैसे असाधारण व्यक्तित्व और शक्तिशाली व्यक्ति के योग्य नहीं। तुमने समझना यह है कि वह अपने आप को उन तमाम महान लोगों के बराबर समझता है जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या राज्यों के राज्यपाल हैं। उसे उन लोगों का अपने पर अधिकार से इनकार है। वह दूसरों के नियमों में बंध कर जिंदा नहीं रहना चाहता। उसका मुख्य लक्ष्य है अपनी विशिष्ट शक्ति के सहारे समाज में पैसने का क्योंकि वह जानता है कि समाज में से ही व्यक्ति की इज्जत है जिसमें अपनी शक्ति हो। वो समय आने से पहले तक वह जिन नियमों पर चल रहा है वो हमारे समाज के कानूनी ढांचे से कहीं श्रेष्ठ है। कि बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी, लेकिन ये तो बदतमीजी है। वह बोली, यदि हर कोई ऐसे ही सोचने लगे तो कैसे काम चलेगा? फिर समाज कैसे चलेगा? ऐसे तो हम वापस आदि मानव के युग में पहुंच जाएंगे। भाई की जो बातें तुम कह रहे हो क्या तुम उन्हें सचमुच स्वीकार करते हो? माइकेल हंसा, मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ जो मेरा पिता मानता है। मैं मानता हूँ तुम्हें और उन बच्चों को जो हम पैदा करेंगे। मैं समाज से अपनी सुरक्षा की आशा नहीं करता। मैं अपनी किस्मत ऐसे लोगों के हाथों में नहीं सौंपना चाहता जिनकी काबिलियत यह है कि वे कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी वोट पाने में सफल तो हो गए थे, लेकिन यह अब की बात है। मेरे पिता का समय तो बीत गया। जो काम उसने किए अब वो बिना भारी खतरा उठाए नहीं किए जा सकते। अब हमें ये बात पसंद हो या न हो, कार्लोन परिवार को समाज का अंग बनना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति आने तक मैं चाहता है कि मैं अपने आप स्वयं दौलत और जमीन एकत्र कर सकें। वो स्थिति आने से पहले मैं अपनी संतान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की स्थिति बना लेना चाहता हूँ। लेकिन तुमने अपने देश के लिए लड़ने का प्रण किया था। तुम तो युद्ध के हीरो थे, फिर बदल कैसे गए? इसका कोई अच्छा उत्तर मैं तुम्हें दे सकता। शायद मैं इसलिए बदला क्योंकि मैंने देखा कि मेरे देश से ज़्यादा मेरी ज़रूरत मेरे पिता को है। इसलिए मैं अपने पिता को तरफ हो गया। अब तुम निर्णय करो कि तुम मेरी तरफ होना चाहती हो या नहीं। मुझे विवाह का पता नहीं लेकिन मैंने पूरे 2 साल किसी मर्द के सहवास के बिना गुजारे हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यहाँ मेरे पास आओ। वे दोनों फिर बिस्तर में पहुंच गए और बत्ती बुझ गई तो वह उससे फुसफुसाकर बोली, तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास है कि तुम्हारे जाने के बाद से मैंने किसी आदमी के साथ सहवास नहीं किया है? माइकेल बोला, और तुम? मैं स्त्री के सहवास में आया है। वह बोला, लेकिन पिछले 6 महीने से नहीं। बात सच थी। अपोलोनिया की मृत्यु के बाद के पहली औरत थी जिसके साथ उसने सहवास किया था।